नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर पेपर थर्ड और हम लोग बात कर रहे थे विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनका ऐतिहासिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन अवस्था में जो परिदृश्य था उसको देखा, फिर मध्यम अवस्था में और जो आधुनिक अवस्था है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार बना है, जो अधिनियम है 2009, उसके अंतर्गत जो बालकों को समावेशी शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार पढ़ाया जाएगा, उनके कौन कौन से अधिकार हैं, विद्यालय है, समुदाय है और जो शिक्षक है उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम लोग इस जो टॉपिक है उसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और संबंधित हम लोग अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये अधिनियम बनाया गया है उसके अंतर्गत बच्चों के लिए शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा के क्या लाभ है कि बच्चों को शिक्षा है समावेशी रूप से दी जानी है। अधिनियम के अंतर्गत बात रखी गई है कि जो समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, ये विशिष्ट विद्यालय जो बने हुए हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। जो विशिष्ट बालक है उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई है, उसके लिए समावेशी विद्यालयों की स्थापना यहाँ पर की जा रही है और लक्ष्य भी समावेशी शिक्षा का रखा गया है। तो इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या अलग चीजें देखने को हमें मिलेगी, शिक्षा का स्तर क्या ऊंचा उठेगा, कितना ऊंचा उठेगा, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपना कितना सहयोग देना है, एक अध्यापक है वो किस प्रकार से भागीदारी निभाएगा, अभिभावक है वो किस प्रकार सहयोग करेंगे, वो चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो इसके अंतर्गत यह अधिनियम सुनिश्चित करता है, यह अधिनियम सुनिश्चित करता है, यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और इसे जैसा कि मैंने बताया राज्य, परिवार और समुदाय से पूर्ण किया जाना है। देखिए, पहली बात इस अधिकार जो एक्ट है, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार राइट एक्ट जो बना है उसके अंदर एजुकेशन एक्ट बना है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि जो विद्यार्थी को जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि बालक की नींव प्राथमिक शिक्षा से ही मजबूत की जाती है, तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण दी जाएगी, इस अधिनियम में बात की गई। और क्या कहा गया है, जो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी वो किनके माध्यम से सही प्रकार से प्राप्त होगी, तो वो है राज्य, परिवार और समुदाय, ठीक है, इन तीनों की भागीदारी होगी, तभी ये गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देने का लक्ष्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें जो ये बात की गई है वो कैसे पूरी होगी, जब राज्य, परिवार और समुदाय भी अपनी भागीदारी निभाएगा। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष, इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु की सभी बालकों को अपने पड़ोस मतलब आसपास जो विद्यालय, पड़ोस के विद्यालयों विद्यालयों
इसके अलावा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क, विद्यालय शुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, मध्य भोजन तथा परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो ये बात कहता है कि पहली बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात करी उन्होंने, और सहयोग कौन देगा ये बात करी। दूसरी बात की गई है कि विद्यार्थी को अपने आस पड़ोस मतलब कि पास ही जो विद्यालय हो, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी मतलब कि गांव में ज्यादा बच्चे हैं और उस विद्यालय में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी विद्यार्थी को कारणवश बाहर जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसी स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। वहां पर एक क्लास है तो एक की जगह 2 सेक्शन कर दिए जाएंगे, लेकिन उस विद्यार्थियों को वहां प्रवेश दिया जाएगा। फिर दूसरी बात है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से ना तो कोई प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि या तो बता दिया जाए कि हाँ आपसे ये शुल्क लिया जा रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि उसके बारे में कोई जानकारी न देना और बच्चों से शुल्क लेना, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसमें कि विद्यालय शुल्क जो होता है, इसके अलावा जो खेलकूद होता है, गणवेश होता है, पाठ्य पुस्तकें होती है, मध्य में जो भोजन जो मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और परिवहन शुल्क इससे संबंधित उसमें नियम में ये बताया गया है कि विद्यार्थियों से संबंधित कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून सन 2009 में पारित हुआ। 2009 में पारित होना भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मतलब कि जो ये कानून पारित हुआ है वो जो बालकों के लिए कैसा क्षण है, ऐतिहासिक, जिसे इतिहासों तक याद किया जा सके, ऐसा ऐतिहासिक क्षण कहलाएगा ये अधिनियम का पारित होना। अब इसके अंतर्गत जो केंद्र है और राज्य है
प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा विधेयक की प्रस्तावना में विद्यालयों को निर्धारित किया गया है। विद्यालयों को निर्धारित किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, प्रस्तावना में क्या दिया गया है, विद्यालयों को। अब जो इस अध्याय के खंड 2 में विद्यालयों को परिभाषित करते हुए चार प्रकार के विद्यालयों की प्राथमिक विद्यालय, 4 प्रकार के विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से रखा गया है। देखिए, पहली बात क्या है कि इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत विद्यालयों को निर्धारित किया गया है कि कौन कौन से विद्यालय होंगे। दूसरी बात ये है कि खंड 2 में परिभाषित किया गया है। मतलब कि हम तो यहाँ पर शॉर्ट रूप में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पूरा अधिनियम नहीं पढ़ना है, हमें तो समावेशी शिक्षा से संबंधित जो अधिनियम बनाए गए हैं और समावेशी शिक्षा, क्योंकि हम लोग टीचर बनकर हमें जो विद्यार्थियों को पढ़ाना है वो विद्यार्थी सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट विद्यार्थी भी पढ़ेंगे, तो उनके लिए कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो वही बात है कि अब इनके लिए प्रस्तावना में क्या कहा गया है, इन चारों विद्यालयों को परिभाषित किया गया है और जो कि प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से इन्हें एक लक्ष्य से रखा गया है। पहला है सरकार द्वारा पोषित एवं संचालित विद्यालय। ठीक है, पहला विद्यालय कौन सा है, सरकार द्वारा पोषित, मतलब कि सारा कार्य कौन करेगा, सरकार द्वारा पोषित, मतलब इसका भरण पोषण कौन करेगा, इसका भरण पोषण सरकार करेगी। जो राजकीय विद्यालय है वो पहला प्रकार क्या है, राजकीय विद्यालय। राज्य भी उसके अंतर्गत जो राशि होगी वैसे संबंधित राशि होगी वो राज्य सरकार उसका वहन करेगी और उसको संचालन का कार्य, विद्यालय का संचालन का कार्य कौन करेगा, वो भी राज्य सरकार ही करेगी। तो सरकार
सब समाप्त कर दिया गया। 2010 से जो एडेड स्कूल थे वो स्टाफ है वो गवर्नमेंट में चला गया है और जो स्कूल है वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ गए हैं। लेकिन जो इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है कि समावेशी शिक्षा के लिए इन्होंने इस प्रकार का विद्यालय भी खोलने का प्रावधान रखा है। जो कोई भी संस्था है वो सरकार से अनुदान प्राप्त कर अपने निजी विद्यालय के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को लागू कर सकती है और सरकार उन्हें कुछ राशि अनुदान के रूप में दे सकती है। तो ये तीसरा प्रकार है। और जो अंतिम प्रकार है वो है अनुदान न पाने वाले विद्यालय। अब अनुदान न पाने वाले विद्यालय ना तो ये सरकारी है और ना ही ये अनुदान पा रहे हैं, यानी ये स्वायत्त संस्था जैसे होती है जो स्वयं द्वारा संचालित होती है खुद सरकार के नियमों का पालन करते हुए, लेकिन जो राशि वगैरह व्यय संबंधित है वो सारा कार्य ये खुद करते हैं। प्राइवेट स्कूल जिसे हम कहते हैं, लेकिन निजी विद्यालय वो चौथा प्रकार है। तो देखिए प्रस्तावना के अंदर क्योंकि ये प्रश्न है वो निबंधात्मक प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है, तो आप लोग इसे क्योंकि लिखा मतलब जो अध्याय प्रथम है वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन जो हमारे समावेशी शिक्षा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्रस्तावना में ये सारा कॉन्सेप्ट दे रखा है, जिसके अंदर भी विद्यालयों की बात की गई है। अब हमें प्रस्तावना के अंदर हम बात किसकी करेंगे, तो विद्यालय की हमें बात करेंगे। अब दूसरा अध्याय 2 अध्याय 2 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब देखिए जो दूसरा अध्याय है उसके अंतर्गत क्या बात कही है कि बच्चों को जो शिक्षा है वो कैसे देनी है, निःशुल्क देनी है। उनसे न तो कोई प्रत्यक्ष न कोई अप्रत्यक्ष शुल्क लेना है। दूसरी बात की है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, मतलब कि बालक को 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत हो सकता है कि कोई विद्यार्थी कभी विद्यालय गया ही नहीं है, लेकिन वो 11 वर्ष का हो गया है, 12 वर्ष का हो गया है, तो उसे एक ब्रिज कोर्स करवाकर, मतलब कि उसे उस कक्षा से संबंधित कुछ जो मोस्ट अध्याय हैं उनके बारे में हम लोग इसका बेसिक क्लियर करवा के उसे उसी कक्षा में उसकी जो आयु है उसी के अकॉर्डिंग उसी कक्षा में उसे प्रवेश दे दिया जाता है। और कोई भी विद्यालय है वो किसी के प्रवेश के लिए मना नहीं करेगा और शिक्षा पूरी होने से पूर्व, ठीक है, शिक्षा पूरी जब तक नहीं हो तब तक उसे विद्यालय से बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकता है, मतलब कि किसी कारणवश उसे बाहर मतलब कि नहीं निकाल सकता है। वो शिक्षा पूरी करके ही विद्यालय से जाएगा। यदि कहीं पर ऐसा है कि आगे की जो कक्षाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो प्रधानाध्यापक है और जो संस्था प्रधान है वो स्वयं और जो अगला विद्यालय जहाँ पर विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है, क्योंकि दोनों मिलकर दोनों की सहायता से उसे प्रवेश यहाँ से टीसी लेकर वहाँ पर प्रवेश करवाया जाएगा। मतलब जो प्रक्रिया है उसमें दोनों प्रिंसिपल को अपनी भागीदारी निभानी होगी, ऐसा नियम में बताया गया है। तो पहली बात हम कही गई है विधेयक के दूसरे अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान को स्पष्ट किया है। दूसरा बिंदु है
6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अपनी शिक्षा के लिए कोई व्यय नहीं करना होगा। अगला बिंदु है इसी के अंतर्गत, यदि कोई बालक, जैसा मैंने बताया है, यदि कोई बालक अधिक आयु जैसे बताया था कि कोई 10-12 वर्ष का हो गया है, अधिक आयु का है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तब भी उसे प्रवेश दिया जाएगा, और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, अगली बात ये कही गई है इससे, किसी भी बालक को न तो विद्यालय प्रवेश से रोका जाएगा, और शिक्षा पूरी होने से पूर्व उसे निकाला भी नहीं जाए। ठीक है, जब तक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक उसको शिक्षा से मतलब कि विद्यालय से बाहर नहीं निकाला जा सकता, ऐसा नियम बनाया है। बालक की एक विद्यालय में पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह दूसरे विद्यालय में अपना स्थानांतरण करा सकता है। उसे प्रवेश के लिए न तो रोका जाएगा न ही निकाला जाएगा, लेकिन यदि विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती है उस विद्यालय में, मतलब कि उपरोक्त विद्यालय है वहां पर कक्षा तक ही है, तो विद्यार्थी को शिक्षा के लिए दूसरे विद्यालय में जाना होगा तो उसे स्थानांतरण वो अपना करवा सकता है। विद्यालय प्रबंधकों, इसके अंतर्गत एक बात और ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय प्रबंधकों क्यों कहा गया है, क्योंकि जहां पर वो अभी पढ़ रहा है और जहां पर वो स्थानांतरण करवाना चाहता है, वो दोनों की बात की गई। इसलिए विद्यालय प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व होगा, विद्यालय प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि
स्थानांतरण प्रक्रिया में अपना स्थानांतरण प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग दे और किसी भी बालक के साथ पक्षपात न करें। ठीक है, तो ये था जो अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो शिक्षा बालक की जो शिक्षा है और जो समावेशी शिक्षा है उससे संबंधित जो लाभ है उसके बारे में हमने पढ़ा। और जो अध्याय दे रखे हैं, आगे अध्याय हम लोग नेक्स्ट कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 2 अध्याय पढ़े हैं। आप लोग इसे अनिवार्य रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसे याद कर लें, क्योंकि ये लिखे हुए तो बहुत सारे समझ में आने की दिक्कत आती है, इसलिए आप लोग इसको बिंदुओं के माध्यम से समझ लें। अब यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न, गृह कार्य प्रश्न में शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में बच्चों के लिए शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा के लाभ को बताते हुए अध्याय 1 व अध्याय 2 में लिखे लिखी बातों को समझाइए। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आप लोगों को आज अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिससे कि आपका लिखना भी हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। यदि आप सार्वजनिक स्तर पर जाते हैं तो हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।